नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में अक्सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज साइंस की कड़ी को फिर आगे बढ़ा रहा हूं और इसमें जो है 44वीं बीपीएससी, 43वीं बीपीएससी और 42वीं बीपीएससी में जो साइंस पूछे गए वो सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन में लाया हूं। और ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए निश्चित रूप से मिलती है। तो चलिए मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। हम जो है एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है बंधु? तो सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। और किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा। ये नाभिकीय संलयन है क्या? तो इसमें क्या होता है कि दो छोटे छोटे पिंड जो है एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और ये बड़े पिंड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसे ही नाभिकीय संलयन करते हैं। तो सूर्य के केंद्र में किसका संलयन होता है? तो इस बात को हम लोग जानना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है सूर्य के नाभिक में कि 4 हाइड्रोजन एटम जो है आपस में जुड़कर हीलियम एटम का निर्माण करता है। ठीक ना? किसका निर्माण करता है? हीलियम एटम का निर्माण करता है। और इससे ही जो है विपुल मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? एनर्जी निकलती है। ठीक ना? तो कहने का मतलब हो गया सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कह रहा क्या कि ठोस कपूर। देखिए ठोस कपूर को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको सब्लिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक ना? क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिशन में आपको नज़र आ ही जाता है। ठीक ना? और हम एग्जाम्पल बता दें, जिस तरह कपूर के लिए ऊर्ध्वपातन विधि है उसी तरह जो है NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ये भी जो सीधे ठोस से वाष्प बदलता है तो उसमें भी क्या होता है? ऊर्ध्वपातन विधि होता है। एक एंथ्रासीन है, एक एंथ्रासीन है, इसमें भी क्या है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। ठीक ना? तो ये तीन कम से कम याद रखिए, कपूर, सोडियम अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, एंथ्रासीन, ये तीनों में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऊर्ध्वपातन होती है। ठीक ना? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पौधे और पेड़ अपना खाना किस प्रक्रिया से तैयार करते हैं? तो आप लोग को पता है कि पेड़ पौधे जो अपना खाना तैयार करते हैं, वो जो खाना तैयार करते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है? देखिए प्रकाश संश्लेषण हिंदी में कहीं नहीं लिखा है। ये फोटोसिंथेसिस को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पेड़ पौधा जब अपना खाना बनाता है वो किससे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। क्लियर? अब प्रकाश संश्लेषण में होता है क्या है? तो CO2 और प्लस H2O रिएक्ट करके जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6 और प्लस इसका जो है बाई प्रोडक्ट में जो आता है H2O आता है प्लस O2 आता है। ठीक ना? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल के साथ अभिक्रिया करके जो है वह क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यही देखिए इसी को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, इसी को ग्लूकोज बोलते हैं, सब इसी का नाम है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शर्करा बोलिए। ठीक ना? ये सभी का सभी यही है, C6H12O6 है। ठीक ना? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, तो यही आपका ग्लूकोज बनाता है, जिसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं। ठीक। और मगर आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट देखिएगा 65 BPSC में जो है क्वेश्चन प्रोडक्ट नहीं पूछ के, प्रोडक्ट अगर देखिए प्रकाश संश्लेषण का प्रोडक्ट पूछेगा तो आंख मूंद के मारिए ग्लूकोज। ठीक ना? ठीक। मगर बाय प्रोडक्ट बोलता है तो बाय प्रोडक्ट करने किसे कहते हैं? तो बाय प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट के अलावे जो प्राप्त होता है उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो बाय प्रोडक्ट इसका जो होता है ऑक्सीजन होता है। ठीक। तो आपको पूछे कि प्रकाश संश्लेषण का प्रोडक्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज है। बाय प्रोडक्ट क्या है? तो ऑक्सीजन है। ठीक ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 109 में। कह रहा क्या कि कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर की तरह जो है व्यवहार में प्रयोग लाई जाती है? तो ये जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर की तरह प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा जो है सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया जर्मेनियम हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा क्या कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए कौन पदार्थ जिम्मेवार होते हैं? तो देखिए केमिकल डिकम्पोजिशन के लिए जो होते हैं एंजाइम जिम्मेवार होता है। ठीक ना? कहने का मतलब
इसका आंसर क्या होगा? एंजाइम। और प्रत्येक एंजाइम किससे बना होता है? तो आपको हम बताएंगे किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 111। सारा किसकी कमी से जो है मनुष्य में जो है मधुमेह होता है? तो ये देखिए यूनिवर्सल क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही हैं कि मधुमेह जो है इंसुलिन के कमी के कारण होता है, ठीक ना। तो इंसुलिन भी एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। और हार्मोन किससे बना था? प्रोटीन। देखिए रट्टा मार जाइए, ये क्वेश्चन आपको कभी भी देखने के लिए कहीं भी मिल सकता है कि हार्मोन किससे बना होता है, ठीक ना। तो प्रोटीन से होता है। इसमें एक ऑप्शन पे और मैं डिस्कस कर दूं, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में पाया जाता है, खून में पाए जाने वाला पदार्थ जो है हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? Fe लोहा पाया जाता है, ठीक ना। बाकी हिस्टोमिन और ग्लाइसिन ये सब ये भी क्या है? मेरा प्रोटीन ही है, ठीक ना। नेक्स्ट आपको देखिए करा 112 नंबर में कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म मतलब त्वचा को जो है स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक होता है। तो सबसे पहले खट्टा बात, जैसे जैसे खट्टा फल की बात कर दिया, तो खट्टा फल किस में पाया जाता है? तो देखिए ये आपका विटामिन सी। खट्टा फल में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी ही होगा। चलिए इस पर फिर हम एक बार डिस्कस कर लें सभी ऑप्शन पे। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का जो होता है थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। क्लियर। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर। और विटामिन डी का जो नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल। तो चारों का केमिकल नेम हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण। तो देखिए मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए जब किडनी फेल हो जाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को डायलिसिस की प्रक्रिया पर रखा जाता है, ठीक ना। तो डायलिसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो खराब खून होते हैं उसको निकाल के उस पर नया खून चढ़ाया जाता है। तो ये डायलिसिस की प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब मनुष्य के शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखने करा टरबाइन और डायनेमो। तो देखिए डायनेमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है? तो देखिए जैसे डायनेमो की बात बोला तो डायनेमो में याद रखिए डायनेमो। डायनेमो अगर नहीं समझते तो आप गांव देहात में जनरेटर समझते हैं, जनरेटर समझिए, जनरेटर, ठीक ना। जनरेटर में क्या होता है? तो जनरेटर में हम लोग डीजल डालते हैं, ठीक। और डीजल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? विद्युत बनाते हैं। तो अब समझिए डीजल क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा हो गया। डीजल क्या हो गया? आंतरिक ऊर्जा। और आंतरिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया? विद्युत ऊर्जा में। तो कहने का मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पे? विद्युत ऊर्जा जो है किसको कन्वर्ट कर रहा है? तो मैकेनिकल। इसी को देखिए हिंदी में हम लोग यांत्रिक बोलते हैं, ठीक ना। तो यही हो गया आंतरिक ऊर्जा, ठीक ना। तो आंतरिक ऊर्जा को कन्वर्ट किस में कर रहा है? विद्युत में कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 115। कह रहा है क्या पढ़ने के काम आने वाले ग्लास में जो चश्मा हम लोग लगाते हैं वो चश्मा क्या किस चीज़ का बना था? चश्मा। तो देखिए जिसको जिस तरह की समस्या होगी उसके लिए उस प्रकार का चश्मा लगता है, ठीक है। हो सकता है किसी व्यक्ति को जो है दूर का साफ साफ दिखे तो नज़दीक का साफ नहीं दिख रहा होगा, किसी को नज़दीक का साफ दिख रहा होगा तो दूर का साफ नहीं दिख रहा होगा। तो इस कंडीशन में कोई व्यक्ति अवतल का या उत्तल का या दोनों का मिक्स वाला कोई भी चश्मा यूज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब दोनों, अवतल लेंस का भी और उत्तल लेंस का दोनों का प्रयोग होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 116 पे। करा कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर? सामान्य ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस। करा इस पे जो है इसको रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो रूम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक। रूम टेम्परेचर पर करा कि द्रव लिक्विड अवस्था में होता है। तो देखिए ये पारा है, यही आपका क्या होता है? पारा का संकेत एच जी होता है। और ये जो होता है मेरा क्या होता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ये धातु है दोस्तों। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है धातु, लेकिन यहीं पे अधातु लगा देता है कि निम्नलिखित में कौन अधातु सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन इसका आंसर हो जाता है। और धातु में जो है द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है और धातु में पारा पाया जाता है। पारा के अलावा भी सीजियम है, सीजियम भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आप सीख गए कि धातु में कौन द्रव अवस्था में? तो पारा। और अधातु में कौन द्रव अवस्था में? तो ब्रोमीन, ठीक। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से सख्त, सख्त मतलब होता है हार्ड, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, ठीक ना, हार्ड। तो करा कि जब पदार्थ में पूछेगा तो आपका हीरा। अभी तक मतलब जितना दुनिया में पदार्थ मिला है उसमें सबसे हार्ड मतलब कठोरता जो है वो किसमें? हीरा में। तो पदार्थ में पूछेगा तो हीरा हो जाएगा, लेकिन धातु में इसी जगह फिर पूछना या तत्व में पूछना शुरू कर देगा तो आपका प्लेटिनम पीटी हो जाएगा, ठीक ना। धातु में सबसे कठोर प्लेटिनम, पदार्थों में सबसे ज़्यादा कठोर हीरा, ठीक ना। लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन बड़ा होता है। तो इसमें हम आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताएंगे। आपको धातु पूछे और अधातु पूछे, कुछ भी दुनिया का पूछे इसमें क्वेश्चन, ठीक ना, कहे निम्नलिखित में से कौन सबसे सख्त है?
पूछ दिया है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हीरा भी ऑप्शन है, यहाँ प्लेटिनम है। आप दोनों पढ़ के गए हैं, एक पर है कि पदार्थ में सबसे हार्ड जो होता है हीरा होता है और धातु में सबसे हार्ड कौन होता है, प्लेटिनम होता है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन देगा तो आँख मूंद के किसको मारना है, हीरा को मारना है, ठीक ना। क्लियर। चलिए 118 ये देखिए यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये तो सब जगह देखने के लिए मिलता है। कह रहा है क्या कि किसे शुष्क ड्राई आइस कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 119 पे। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो साबुन बनाने में किसका, तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। और किसका प्रयोग किया जाता है, वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाना बनाने में प्रयोग, देखिए खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए खाना बनाने, तो यहाँ एलपीजी की बात नहीं बोल रहा है, तो एलपीजी रहता तो वो भी आंसर होता है। इसका तो प्रयोग नहीं किया जाता है CO2 का, क्योंकि ये तो जहाँ तक जलने का काम जो करता है उसको बुझा देता है ये, ठीक ना। मोनोऑक्साइड भी नहीं करेगा। मीथेन जो होता है, आप देखिएगा सीवेज का प्रयोग करके मीथेन गैस का बनाकर जो है खाना लोग गाँव देहात में भी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अगर एलपीजी पूछता तब वहाँ पे हम लोग प्रोपेन और ब्यूटेन को देते, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। करा वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है। देखिए वाहनों से निकलने वाली सबसे प्रदूषित गैस जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है CO से ही फैलता है। उसके बाद आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, फिर SO2 आता है, ठीक ना। तो सबसे मुख्य जो होते हैं क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक। और यहाँ पे आपको और एक बात बता दें, मार्स गैस को ही हम लोग मीथेन गैस बोलते हैं, ठीक है। मार्स गैस इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये जो है दलदल में पाया जाता है। देखिए मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है बता देते हैं। दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, धान के खेत में पाया जाता है। गाय जब जुगाली करती है, तो जुगाली जब करती है तो उस समय भी उसके मुंह से क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलती है, ठीक ना। और बहुत बार जो है खादान, जब कोयला वोला का खादान जब खोदा जाता है तो उससे भी मार्स गैस निकलती है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में करा डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया मतलब होता है क्या, मतलब बेहोश करने के रूप में, सेंसलेस करने के रूप में किसका प्रयोग करता है, ठीक ना। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का जो है ये जो है एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब नाइट्रस ऑक्साइड को सुंघा दिया जाए तो वो जो है सेंसलेस हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या मेरे साथ हो रहा है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 1 2 3 पे। कह रहा है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण मतलब क्या, उसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है खानों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 124 में। कह रहा क्या, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में, तो देखिए पिछले बार भी हम बताए थे कि बल्ब में जो फिलामेंट होती है, आप देखिएगा फिलामेंट बल्ब में इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक ना। ये जो फिलामेंट रहता है ये डब्लू मतलब टंगस्टन का बना रहता है। किसका बना रहता है, टंगस्टन का संकेत होता है डब्लू होता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 125 पे। करा कि कौन सी खनिज बिहार में मिलता है। तो देखिए बिहार में कौन कौन खनिज मिलता है, तो लोहा तो मिलता ही मिलता है, कोयला भी मिलता है, ठीक ना। दोनों चीज़, कोयला भी मिलता है, लोहा भी मिलता है। अरे इसमें ऑप्शन चुनने वाला है, तो देखिए कोयला हो गया 1, लोहा हो गया 2, तो मतलब 1 और 2 मिलता है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तो हमारे अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल हैं, जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल का नाम जो हाइड्रा है। क्या नाम है, हाइड्रा, ठीक ना। अगला है कह रहा है शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो ये देखिए 29.5 वर्ष का समय लेता है, ठीक। जबकि पृथ्वी जो है 365 डेज का टाइम लेता है। कहीं कहीं 365.4 भी देता है, इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा कि पुरुष जीन मतलब क्या, जो बच्चों का लिंग का निर्धारण किया जाता है इसी जीन पे ही किया जाता है। तो सबसे पहले ये जान जाए कि हमारे शरीर में जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अगर पेयर में पूछेगा तो 23 होगा, 23 जोड़ा या 46। तो इसमें क्या होता है कि जो अंतिम जोड़ा होता है वही बच्चे का क्या होता है, लिंग का निर्धारण करता है कि बेबी जो है वो गर्ल होगा या बॉयज होगा, ठीक ना। तो देखिए जब एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन बनता है लास्ट जोड़ा में तो वह गर्ल होता है, मतलब बेबी जो होगा क्या होगा, गर्ल होगा।
और एक्स वाई का जब कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या होगा, वाई होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मेल आपसे पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर एक्स वाई होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रक्त वर्ग सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल होता है, दाता मतलब डोनर है, ठीक ना। तो यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से कहते हैं कि यूनिवर्सल डोनर जो होता है क्या होता है, वो होता है, जबकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है वह ए बी होता है, ठीक ना। तो यूनिवर्सल डोनर का मतलब हुआ कि ये ओ ग्रुप का ब्लड जो है ना किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। और ए बी जो होता है वो रेसिपिएंट होता है, ठीक ना। यह जो है किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को जो है ये ब्लड ले सकता है, ठीक ना। और ये ब्लड का जो क्लासिफिकेशन जो किया था वो लैंड एस्टीनर महोदय के द्वारा किया गया था। कार्ल लैंड एस्टीनर एक वैज्ञानिक थे, उसी के द्वारा जो है ब्लड का जो कैटेगराइजेशन ए बी और ओ में किया गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण से फिर क्वेश्चन आ गया, कह रहा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए वहाँ पे था कि पौधे, पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते थे। अब कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में होता है, केवल दिन, ओनली डे, इन डे, ठीक ना। केवल किस में होती है, दिन में होती है। अब थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर दें। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और पिछले नेक्स्ट बीपीएससी देखिएगा, 66वीं देखिए या 65वीं देखिए, सब में क्वेश्चन आता है। 65वीं में जैसा कि हम बताए थे कि आपसे पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में बहुत अंतर होता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि जो उसका जो है मेन प्रोडक्ट के बाद जो होता है उसे बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, जबकि प्रोडक्ट पूछेगा तो आपका जो है C6H12O6 होगा, ठीक ना। इसी को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। तीनों को नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसमें और एक बात पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब दिन में होती है तो दिन और तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले जो है सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। सूर्य का प्रकाश होगा तब होगा। उसके बाद जो है CO2 गैस इंपॉर्टेंट रूप से होनी चाहिए। उसके बाद जो है जल होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। ये तीन जो फैक्टर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रहेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक ना। अब इसमें और हम बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश के किस रंग में सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए रंग जब पूछेगा कि किस रंग में सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल में सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम पूछेगा कि कम किस में होता है, तो कम जो होता है बैगनी में होता है। किस में होता है, बैगनी में होता है, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का कम से कम रिएक्शन तो जरूर याद रखिए। देखिए हम रिएक्शन लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि यही जो है क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे क्या करता है, अवशोषित करता है। और ये रिएक्शन किसके साथ करता है, H2O, पानी के साथ करता है। और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, यह C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 बनाता है। ये देखिए प्रकाश संश्लेषण हो गया। और इसका मेन प्रोडक्ट आपका ये है, ये हो गया MP मेन प्रोडक्ट है, और ये जो हो गया BP मतलब बाय प्रोडक्ट है, ठीक ना। तो इसको नोट करके हमेशा याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो प्रकाश संश्लेषण से ही है, ठीक ना, गजब हो गया। नेक्स्ट करा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो है CO2 है। जब तक CO2 नहीं रहेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट इसका करा कौन सी गैस महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, CO2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। करा क्या कि जीव विकास, बायो डेवलपमेंट को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लेमार्क महोदय ने सबसे पहली बार जो है बायो डेवलपमेंट को समझाया था, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था। तो देखिए प्रयोगशाला में DNA का सर्वप्रथम संश्लेषण जो है हरगोविंद खुराना किए थे। कौन किए थे, हरगोविंद खुराना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन यूनिवर्सल है, पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कहाँ होता है। देखिए पानी का घनत्व जो है सबसे अधिकतम जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं, वो चीज़ आप समझिए, ठीक ना। देखिए इसमें समझाना क्या है हमें कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे
कभी कभी इसको लेंदी कर देता है, लेंदी करता है तो होता है क्या, स्टूडेंट इसमें फंस जाता है। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जो है घनत्व जो है आपका, घनत्व मैक्स है, मैक्सिमम है मतलब, ठीक ना। तो जहाँ घनत्व मैक्सिमम होगा तो वहाँ आयतन क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ आयतन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक ना, मिनिमम। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व क्या होता था, अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होगा, तो न्यूनतम होता है। दो क्वेश्चन बन गया। अब देखिए बात है कि अब अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जीरो हम रखते हैं, उसके बाद इधर आप बढ़ेंगे। तो जीरो से, जैसे देखिए जीरो से हम लोग सफ़र तय करते हैं, चलते हैं किधर, 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पहुँचते हैं। तो देखिए जीरो से 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचने के क्रम में आपको दो चीज़ याद रखना है। इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो घनत्व मेरा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, मैक्सिमम जाके हो जाता है। तो कहने का मतलब गया, जीरो से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने में जो है घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आयतन क्या हो रहा होगा, आयतन क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। आयतन क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, ठीक ना। तो ये हो गया 0 से 4 के बीच का सिचुएशन, ठीक ना। अब 4 से जब आगे बढ़िएगा तब क्या होगा, तो 4 से जैसे आगे बढ़िएगा जो मैक्सिमम वो घटना शुरू होगा, ठीक ना। मतलब इधर जो है घनत्व क्या होगा, कम होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जबकि आयतन मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। आयतन क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे जो है आप अपने कॉपी पे डिजाइन करके इसको जरूर लिख लें, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज या रेल के डिब्बे के पुर्जे के काम में प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए एक ही है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो है मिश्र धातु आपका दो है, एक है ड्यूरेलेमिन, एक है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ये जो है दोनों एल्युमिनियम का क्या है, मिश्र धातु है। और इसी का प्रयोग जो है वह हवाई जहाज के पंख, बॉडी वॉडी बनाने में और रेलवे डिब्बे को बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। तो किसका हो जाएगा ये मिश्र धातु, एल्युमिनियम का। तो देखिए राइट आंसर आपका क्या बन रहा है, सी नंबर हो रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, करा कि भारत के किस राज्य में चांदी की उपलब्धता होती है। तो देखिए चांदी की उपलब्धता अभी सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ मिल रही है, राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन आप चेंज कर लीजिए, इसको डायरेक्ट याद कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन के नंबर पर मत जाइएगा, ये 2-3 बीपीएससी की प्रीवियस है, तो नंबर अपना सेट के अनुसार है इसका, ठीक ना। तो देखिए कह रहा निम्नलिखित में कौन सी गैस आंसू, टीयर गैस की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। तो टीयर गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए टीयर गैस एक्चुअल में होता है क्लोरो एसिटोफिनॉल होता है, ठीक ना, क्लोरो एसिटोफिनॉल, ठीक ना। इसे हम लोग जो है आंसू गैस कहते हैं, ठीक ना। लेकिन आंसू गैस के तरह व्यवहार में किसे लाया जा सकता है, तो इस स्थिति में आपका हो जाएगा SO2, सल्फर, SO2। यही जो है आंसू गैस के तरह प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब इसका प्रूफ अगर जानना चाहिएगा तो समझ लीजिए, प्याज में जो है सल्फर ही होता है, जिसके कारण आँख में क्या आता है, आंसू आता है, ठीक है। अब समझ गए ना, SO2 का प्रयोग होगा। 99 में हम लोग चलते हैं, करा क्या देखिए, प्रकाश का शून्यावकाश। देखिए तो इस शून्यावकाश का मतलब हुआ कि इसका जो है शून्य का मतलब हो जाएगा आपका अनंत, मतलब जो आसमान से मतलब अनंत से आती है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको वैक्यूम बोलते हैं। करा वेग अनुमानता क्या होता है, तो हम यहाँ पे देखिए प्रकाश का जो है 3 चीज़ में हम वेग बताने जा रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हो गया ये जो भी पूछा है हम लोग को, निर्वात में पूछा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग। तो पहले ये जान जाइए कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, जितना भी मीडियम है उसमें सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 लाख, लाख में 5 जीरो होता है, याद रखिए, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो इस तरह बनाइए, अगर नहीं किलोमीटर में पूछ रहा है तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड में 3 गुना 10⁸, या किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक ना। तो ये होता है, तो ये निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर क्लियर कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, तो ये नहीं होगा, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही राइट आंसर है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश का वेग, एक बार फिर रिपीट कराते हैं। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 3 गुना 10⁻ क्या होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो होता है जल में होता है, जल में कितना होता है, 2.25 गुना, ये 5 है, 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। उसके बाद कांच में होता है, कांच में कितना होता है, तो 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा है रसायन उद्योग में, ठीक ना, कर रहा है रसायन उद्योग में तेजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो भैया तेजाब जो एसिड अटैक होता है उसे हम लोग जो है H2SO4 कहते हैं, ठीक ना। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। सबसे पहले इसका 2-4 नाम है, उसको तो ज़रूर याद रखिए, होंठों पे रखिए, ठीक ना। कह रहा क्या है कि तेजाब, तो एक तो नाम आप इसका याद हो गया, तेजाब मूवी याद रखिए, ठीक है, इसका तेजाब। दूसरा हम लोग इसको बोलते हैं, जो केमिकल नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा हम लोग उस दिन सिखाए थे कशिश का तेल भी बोलते हैं इसे, ठीक ना, ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोलते हैं, कशिश का तेल। दूसरा ये राजा है भैया, ठीक ना, किसका, तो एसिड का राजा है ये, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं। करा कि आंतों के रोगों के निदान के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है। तो आंत, तो बीमारी में हम लोग जब जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो किसका प्रयोग करने के लिए कहता है, एक्सरे, मतलब किसका प्रयोग करता है, तो एक्सरे का करता है, ठीक ना। एक्सरे का खोज किसने, तो इसका राइट आंसर एक्सरे ही होगा दोस्तों, ठीक ना। और इसका खोज जो किया था WR रॉन्टजन ने किया था, ठीक ना। किसने किया था, रॉन्टजन किया था। और इसका खोज कहाँ किया गया था, तो मतलब एक्सरे का निर्माण कहाँ किया गया था, कुलिज नलिका में किया गया, कुलिज नलिका। नेक्स्ट देखिए 102 नंबर, ये पीछे का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर आ गया, कह रहा फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जिससे आपको गर्मी महसूस होती है, सब जो है उष्मा के सिद्धांत पे, प्रकाश के, विद्युत के जो है उष्मा के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक ना। फ्यूज जो है आपका विद्युत के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। तो अब इस पर देखिए 2-4 को नाम बता देते हैं, अभी तो फ्यूज पूछा और भी कुछ पूछ सकता है, ठीक ना। जैसे बल्ब, ये भी जो है इसी सिद्धांत पे काम करता है। हीटर इसी पे करता है। आयरन, हम लोग जो कपड़ा करते हैं आयरन, इसी पे काम करते हैं, ठीक ना। ये सभी जो है विद्युत के उसमें प्रभाव पे काम करता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा क्या परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते थे। देखिए बहुत बार हम बता चुके हैं कि परमाणु के नाभिक में जो है P+N होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं, P+N मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और आटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपका हो गया ए नंबर। और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो है परमाणु द्रव्यमान का निर्माण करता है, मतलब ए बराबर क्या होता है, P+N होता है। और एक और फॉर्मूला बताए थे, जेड बराबर P बराबर क्या बताए थे, ई बताए थे। जेड जहाँ परमाणु संख्या होती है, P प्रोटॉन की संख्या होती है, ई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक। इसे याद रखिए। अगला नंबर हम लोग चलते, देखिए फिर यूनिवर्सल क्वेश्चन आ गया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कह रहा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो भैया ये से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। और हम आपको बताए थे कि कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो रामायण महाभारत देखते हैं, जहाँ पे इंद्र लोग देखा था, तो वहाँ धुआं धुआं टाइप से जो उड़ता है, ये भैया यही है, ठीक ना। अगला हम लोग चलते हैं 105 नंबर पे। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष, मतलब जिसको जो है दूरदृष्टि दोष होता है, तो उसका जो है निवारण, मतलब उसका जो है करेक्शन करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जो लेंस लगाते हैं भैया वो देख लो कि जिसको दूरदृष्टि होगा उसको उत्तल लेंस लगेगा, जिसको निकट दृष्टि दोष रहेगा उसे अवतल लेंस लगेगा। मतलब दूर वाले को क्या लगेगा, उत्तल, और निकट वाले को क्या लगेगा, अवतल, ठीक ना, निकट वाले को अवतल। तो हम यहाँ पे और क्लियर कर दें, एकदम नोट कर लीजिए इसको, जिसको दूर दृष्टि होगा उसे क्या लगेगा, उत्तल, जिसे निकट रहेगा उसे अवतल, ठीक ना। और जरा दृष्टि दोष को बायोफोकल, और अभिमुखता वाले को लगता है बेलनाकार लेंस, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा कि अगला क्वेश्चन में कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो भैया दोपहर के 12 बजे जो सूर्य ठीक एकदम माथे पे होता है, ठीक ना। आप यहाँ खड़ा रहिएगा,
तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ठीक आपके माथे पे रहेगा, तो आपको जो है इंद्रधनुष किसी भी डायरेक्शन में नहीं दिखेगा, मतलब इस स्थिति में आप इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा दाढ़ी बनाने के काम लाने वाले, दाढ़ी बनाने के लिए देखिए 10th का क्वेश्चन है ये, कह रहा कि दाढ़ी बनाने के लिए, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, अवतल दर्पण होता है तो उसके हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं, इसको सेंटर मानिए, यहाँ पे एफ मानते हैं, तो हम लोग चेहरा को अपना यहाँ पे रखते हैं, ठीक नहीं, यहाँ पे रखते हैं, जिसके कारण जो हम लोग का क्या होता है, फेस जो है थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और दाढ़ी भी बड़ा बड़ा दिखने लगता है, ठीक। तो इसमें जो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए काम में जो लाते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग लाते हैं, ठीक ना। जबकि दर्पण क्या कहते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, करा धोने का सोडा, तो पहले यहाँ पे जान जाइए, धोने का सोडा होता है कार्बोनेट और खाने का सोडा होता है बाय कार्बोनेट, ठीक ना। तो धोने का सोडा हो गया सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। तो यहाँ पर आपको एक चैलेंजिंग आ गया कि आपको जो है केवल सोडियम कार्बोनेट याद रखने से नहीं काम चलेगा, आपका उसका सूत्र भी याद रखना, तो सूत्र भी याद रखिए। धोने का सोडा हो गया सोडियम कार्बोनेट, और जबकि खाने का सोडा जो होगा, खाने का सोडा जो होगा वो आपको NaHCO3, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछा जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए और कुछ बताने लायक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो है भाखड़ा चूना, इसको हम लोग भाखड़ा चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, भाखड़ा चूना, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट बीपीएससी का ये क्वेश्चन है आपका, करा कि एक कार बैटरी में, तो कार बैटरी देखिए यूनिवर्सल क्वेश्चन, आप जितना सेट उठाइएगा 10 साल का पढ़िएगा तो आपको 10 बार भेंट हो जाएगा इससे, ठीक ना। करा कार बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये वही है किंग ऑफ एसिड है, ठीक ना, किंग ऑफ एसिड का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे किंग ऑफ एसिड हम क्यों बोले इसको, ये है आपका क्या H2SO4, इसी का प्रयोग किया जाता है आपका कार बैटरी में, ठीक ना। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पेट में पाया जाता है, पेट में पाए जाने वाला अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसी की जब मात्रा बढ़ जाती है तो हम लोग का स्टोमैक H होता है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा कि 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक चीज़ सिखाते हैं आपको, इसका जो क्रम चलता है ना वो डेसी से स्टार्ट होता है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। आगे और चलेंगे, ऊपर चलिएगा तो फेम्टो होता है, एटो होता है, ठीक ना। तो डेसी जो होता है 10⁻⁻1 होता है, सेंटी जो होता है 10⁻2 होता है, मिली जो होता है 10⁻3 होता है, और माइक्रो जो होता है वह 10⁻100 होता है, और नैनो जो होता है 10⁻9 होता है, और ये जो पिको है भैया ये 10⁻12 होगा, ठीक ना। अब पता चल गया होगा आंसर क्या हो रहा है इसका, C नंबर हो रहा है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते कह रहा है दूध क्या है, तो देखिए दूध का उदाहरण क्या है, तो दो ही वर्ड याद रखिए, दूध जो है या तो पायस हिंदी में हम बोल रहे हैं, या इसी को हम लोग इमल्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमल्सन, रट्टा मार जाइए इसको, ठीक ना, कहीं मिले पायस इमल्सन एकदम ठोक के आइए, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 85, सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर बोला जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन, ये 85 नहीं है, मेरा अलग क्रम चल रहा होगा, आप काउंटिंग कीजिएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, करा ओजोन परत के क्षय के लिए, अब अक्षय मतलब होता है वही क्षय, डेप्लेशन, ठीक है, डेप्लेशन के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो देखिए CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ओजोन डेप्लेशन के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है, ठीक ना। ये आपका हो गया। इसके अलावा भी एरोसोल का प्रयोग, एरोसोल भी जो है ओजोन गैस को जो है ना, ओजोन परत को जो है हानि पहुंचाती है, मगर यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त होता है, देखिए तो सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया कि मतलब कौन सा ऐसा खनिज है जिससे लोहा हम प्राप्त करते हैं, तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट से हमको क्या प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है, मतलब ये दोनों जो है लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट। देखिए लिखने में दिक्कत होती है, साउंड पे ध्यान दीजिए, और आप लोग जो है पेन पेपर लेकर तो जरूर बैठिए, ताकि जितने मैं एक्स्ट्रा बात बोलता हूँ उसको आप तुरंत जो है नोट डाउन कर सकें, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर हो गया, लोहा किससे प्राप्त होता है, हेमाटाइट, अगर हेमाटाइट नहीं रहता दूसरा ऑप्शन मैग्नेटाइट भी रहता तो मैग्नेटाइट भी होता, तो इसका आंसर हो गया हेमाटाइट आया, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक ना। अब इसमें देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, चूने का पत्थर, इसी को हम लोग संगमरमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, संगमरमर बोलते हैं, ठीक ना, संगमरमर की ताजमहल इसी का बना हुआ, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखिए पिंच ब्लेड पूछ रहा है, पिंच ब्लेड तो ये भी किसी का अयस्क है, ठीक ना, तो ये किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का है। यूरेनियम से आप लोग अवगत हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, और यूरेनियम को हम लोग यूज से मतलब डिनोट करते हैं, और यूरेनियम जो है मेनली 235
और यूरेनियम 238 पाया जाता है, ठीक ना। दो प्रकार के यूरेनियम होते हैं और ये किससे प्राप्त होता है, तो पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है, ठीक ना। अब देखिए एक और इसका ऑप्शन बहुत बेहतरीन दिया है, मोनाजाइट। मोनाजाइट रेत जो है केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, केरल में, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ, तो भारत में, ठीक ना। और ये कौन है, मोनाजाइट है। तो मोनाजाइट जो है केरल पाया जाता है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। अब मोनाजाइट किसका एस्क है, तो ये थोरियम का है बंधु। किसका है ये, थोरियम। किसका है ये, थोरियम का है। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा विटामिन सी। अभी तुरंत देखिए पीछे हम केमिकल नेम पढ़ाए थे, आ गया क्वेश्चन आपका विटामिन सी किसका नाम है। तो देखिए विटामिन सी को ही हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसके कमी से जो है एस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एस्कर्वी रोग होता है। या आपके मसूड़ों से जब खून निकलने लगे बर्फ के दौरान, तो समझिए विटामिन सी कम हो गया। नींबू नारंगी सब ज़्यादा खाइए, ठीक। अब देखिए अब एक्स्ट्रा बात बताते हैं, आंसर तो इसका हो गया कि विटामिन सी किसे कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को। अब 3 ऑप्शन है, इसके थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा थायमिन। तो देखिए थायमिन जो है विटामिन बी का नाम है और इसके कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक। और साइट्रिक अम्ल, देखिए साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। खट्टा पदार्थ मतलब क्या, नींबू में, नारंगी में, ठीक ना, क्लियर। और ये हो गया टार्ट्रिक। टार्ट्रिक जो है इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है, 2 जगह पाया जाता है ये टार्ट्रिक, इसको भी याद रखिए, ठीक। अगला हम लोग चलते हैं, देखिए फिर आ गया क्वेश्चन आपको, कह रहा है सूर्य जो है ऊर्जा का निर्माण करता है किससे, तो नाभिकीय लेंस अभी तुरंत बताए थे, 4 हाइड्रोजन मिलके जो है एक हीलियम परमाणु का निर्माण करता है और इसी से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोडक्ट होती है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कार्बन नहीं है, तो भैया हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है, ग्रेफाइट भी उसका अपर रूप है, कोयला में भी कार्बन होता है, तीनों के तीनों में कार्बन अवेलेबल है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो सबसे पहले इस पर थोड़ा सा हम डिटेल कर दें कि 28 फरवरी 1928 ईस्वी को रमन प्रभाव का खोज हुआ था। रमन प्रभाव का खोज हुआ था और इसी खोज के सम्मान में 28 फरवरी को जो है भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक। और इसके ठीक 2 साल बाद, मतलब 1928 में जो खोज किया था, तो 1930 में जाके सीवी रमन को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है ना। इसका देखिए अब राइट आंसर क्या होगा, 1930। मतलब खोज हुआ था 1928 में, प्राइज़ मिला था 1930 में। जैसे आप अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानते हैं कि वो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज 1905 में किए थे। 1905 में जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किए थे 1905 में, लेकिन उसे 1921 में जाकर उसको क्या मिला था, नोबेल मिला था, क्लियर। तो उसी तरह से अपना जो है सीवी रमन महोदय, ये 1928 में रमन प्रभाव का खोज किए थे और 2 साल बाद 1930 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा पानी का घनत्व, तो फिर पीछे आ गया आपका, ठीक है। कह रहा पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कहाँ होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस का सबसे मैक्सिमम होता है। देख लीजिए कहाँ इसका ऑप्शन है, 4 डिग्री, ठीक ना। आगे क्वेश्चन है, कह रहा भूपर्पट्टी में, तो भूपर्पट्टी में कह रहा सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा O2 पाया जाता है 46%, ठीक ना। सिलिकॉन पाया जाता है 27%, ठीक। देखिए 2 इंपॉर्टेंट हो गया इसका, कि सबसे ज़्यादा पाया जो जाता है मेरा, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या पाया जाता है, सिलिकॉन ही पाया जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक। क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक। तो इसका देख लीजिए राइट आंसर आपका क्या बन रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम लोग गांव देहात में पीओपी बोलते हैं। और खास करके घर उर बनाते होंगे तो देखिएगा वहाँ पर जो है ना, वो जो मेसन होता है जिसे राजमिस्त्री कहते हैं, वो पीओपी ही ज़्यादा यूज़ करता है, तो इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये बनता किससे है, तो सबसे पहले याद रखिए कि ये जिप्सम से बनता है। किससे बनता है, जिप्सम से। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। देखिए 2 इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। अब देखिए अब कैसे बनता है वो बता रहे हैं, तो यही होता है CaSO4 इंटू 2H2O को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये ब्रेक होकर CaSO4 1/2 H2O बनाता है, हाफ H2O बनाता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब जिप्सम का सूत्र पूछेगा तो उसमें 2H2O लगा रहता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछेगा तो उसमें हाफ H2O लगा रहता है, ठीक ना। इतना डिफरेंस याद रखिएगा तो आसानी से आप क्वेश्चन को टिक आउट करके आएंगे, वरना तो फिर आपको
औंधे मुँह परीक्षा हॉल में गिरना ही है, ठीक ना। तो देखिए आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना, CSO4 हाफ H2O। और ये देखिए यहाँ पर इसका भी ऑप्शन दे ही दिया, यही आपका जिप्सम है, ठीक ना, क्या है, जिप्सम है। और ये आपका POP है, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करेक्ट, कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। देखिए ये भी यूनिवर्सल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ये सब मतलब अभी लगता है कि जितना कंपटीशन देखे हैं हम उस सब में लगभग नज़र आने वाला क्वेश्चन है। सिरका, सिरका किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। देखिए सबसे पहले हम आंसर आपको क्लियर करा देते हैं, उसके बाद डिस्कस कराते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो देखिए सिरका किस में, एसिटिक अम्ल में। अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि HCl कहाँ पाया जाता है। अभी तुरंत बताए थे हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक ना। हमारे पेट नहीं, आप लोग के पास भी पेट है तो आपके भी पेट में पाया जाता होगा, ठीक ना। उसके बाद साइट्रिक अम्ल, अभी तुरंत हम बताए खट्टे पदार्थ में, तो खट्टे पदार्थ आप लोग को बता दें, नहीं जानकारी होगी तो नींबू होता है या संतरा होता है। अगर और कुछ खट्टा खट्टा पदार्थ जानते हैं तो उसमें भी होगा, ठीक ना। और ये ऑक्जेलिक एसिड, देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है, तो भैया आपको पालक में मिलता है, ठीक ना। पालक खाओ, ऑक्जेलिक एसिड खाओ, मिलेगा, ठीक ना। अगला हम लोग चलते हैं 95 में। कह रहा है ध्वनि, देखिए वहाँ पे प्रकाश का वेग था, यहाँ ध्वनि का, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं करने का। कह रहा है ध्वनि में वायु का वेग कितना होता है, ठीक ना। वहाँ था प्रकाश का वेग, यहाँ वायु का वेग पूछ रहा है। तो देखिए ध्वनि में जो है वायु का वेग जो होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको एकदम रट्टा मार जाइए, यही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 96। कह रहा है सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है। तो देखो भैया ये 65 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही विवादित हुआ था, और ये दुनिया का सबसे भारी क्वेश्चन है। ऐसे कहा जाए तो पूरा आसान है, मगर BPSC के लिए बहुत भारी है। क्या है कि जो बंधु 8 मिनट मार के आए थे सबको घोल्टा दिया था, ठीक ना, मार मार के, ठीक ना। तो 8 मिनट पे नहीं जाना है, जहाँ पे 8 पॉइंट आपको 5 मिनट लिखा रहेगा उसी पे जाना है, ठीक ना, एग्जैक्ट पे नहीं जाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है स्टील को कठोरता, तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम को मिलाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब ऑप्शन में खोजते हैं कहाँ है, ठीक। स्टील को मजबूत बनाने के लिए देखिए यहाँ पे क्रोमियम है, Cr इसको बोलते हैं, इसी को मिलाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है रंगीन पदार्थों का जो है क्या कहते हैं, रंगीन पदार्थ के मिश्रणों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, तो रंगीन पदार्थों को प्रभावी आसवन द्वारा क्या करने के लिए, अलग अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है घरेलू LPG में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में दाब मापक प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए कि वह चौक कर जाता है और सही से उसका मेजरमेंट नहीं होगा, इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक ना। अगला हम लोग चलते हैं, करा क्या, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो देखिए प्रकाश एक ऐसा चीज़ है जो अपना दो नेचर दिखाता है, एक कण के तरह दिखाता है, दूसरा तरंग के तरह दिखाता है, ठीक ना। इसलिए ये जो है दो नेचर वाला डुअल नेचर ये अपना शो करता है। तो देखिए इसका कहाँ है, तो तरंग और कण दोनों के समान दिखाता है, तो ये हो जाएगा C नंबर। अगला देखिए फिर आपका पीछा ये क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा है, शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका B नंबर हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए आपका अग्नि के बारे में पूछा है कि अग्नि क्या है, तो अग्नि से जुड़ा नाम है, तो अग्नि एक प्रकार का क्या है, मिसाइल है, ठीक ना। और अग्नि का जो है अभी लेटेस्ट वर्जन जो है 1 2 3 4 5 तक चला गया, और अग्नि 5 जो है आपका 5000 किलोमीटर से अधिक मार करने की क्षमता रखती है, ठीक ना। ये एक प्रकार का क्या है, मिसाइल है। तो आपको ये बता दें कि मिसाइल हो गया, अस्त्र हो गया, ये सभी जो है DRDO बनाते हैं। कौन बनाते हैं, DRDO। और जबकि उपग्रह हो गया, रॉकेट हो गया, ये सब जो बनाता है वो इसरो बनाता है, ठीक ना। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को जो है मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो निश्चित रूप से दूसरे को भी मज़ा दीजिए, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और साथ ही जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे वो लोग जो है सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो है चैनल की ग्रेविटी मेंटेन हो, बरकरार रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।